हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 13 अगस्त के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे लगभग 12 ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज प्लस उससे जुड़े हुए काफी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के फैक्ट जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajn@gmail.com के ऊपर। मेरी इस वीडियो और जो अन्य वीडियोस हैं उनका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर मिलेगा। जब भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो ये ऑरेंज कलर का ऑफिशियल लोगो जरूर दिखेगा। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जतिन सिंगला 10103। चलिए लेते हैं आज की पहली न्यूज। ओके, भारत का एक मंत्रालय है जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि भारत का आदिवासी मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है जिसमें यह कहा गया कि भारत के अंदर 9 म्यूजियम्स बनाए जाएंगे। 9 म्यूजियम्स बनाए जाएंगे। अब ये 9 म्यूजियम भारत के उन अलग अलग 9 स्टेट्स के अंदर बनाए जाएंगे जहां से सबसे ज्यादा ट्राइबल यानी कि आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं। फिर से समझिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यह फैसला लिया है कि भारत के अंदर 9 यानी कि 9 म्यूजियम्स बनाए जाएंगे और ये 9 म्यूजियम भारत के उन अलग अलग 9 स्टेट्स के अंदर होंगे जहां से सबसे अधिक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, यानी कि आदिवासी लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया है उनकी स्टेट्स के अंदर म्यूजियम बनाए जाएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या बनता है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय के द्वारा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ये जो 9 ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा म्यूजियम बनाए जाएंगे, ये 2022 तक जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, 9 म्यूजियम जो बनाए जा रहे हैं वो कहां कहां बनाए जाएंगे? एक बनेगा गुजरात के, जिसको हम बोलते हैं राजपीपला के अंदर। दूसरा है झारखंड के रांची के अंदर, आंध्र प्रदेश के दैट इज कॉल्ड लाम सिंगी के अंदर, छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर, केरला के कोझिकोड के अंदर, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर, मणिपुर स्टेट के सेनापति सिटी के अंदर और मिजोरम की कलसिया के अंदर। यानी कि इन 9 स्टेट्स की 9 सिटीज के अंदर ये 9 म्यूजियम बनाए जाएंगे। इन 9 में से जो सबसे बड़ा म्यूजियम होगा वो गुजरात का राजपीपली जिले के अंदर बनने वाला म्यूजियम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में आपको क्या याद रखना है कि इस समय भारत के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स कौन है? तो वो है अर्जुन मुंडा। Who is the Union Tribal Affairs Minister of India? That is called अर्जुन मुंडा। बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है हाल ही में भारत ने और पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 अगस्त को इंटरनेशनल ट्राइबल डे मनाया गया था। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं, इंटरनेशनल ट्राइबल डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया था, ट्राइबल डे मनाया गया था। जो पहला ट्राइबल डे था प्यारे बच्चों वो सेलिब्रेट किया गया था 1994 के अंदर। अगर मैं बात करूं 2011 की सेंसस की, 2011 की जनगणना की, तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर लगभग 10.5 करोड़ लोग जो हैं वो आदिवासी लोग हैं, यानी कि जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। ये पूरे भारत की जनता का लगभग 8.5% कंबाइंड फॉर्म में कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि पूरे भारत की 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 8.5% जनता जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनका जिक्र भारतीय संविधान के 5वें शेड्यूल के अंदर मिलता है, 5th शेड्यूल के अंदर इनका जिक्र मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं। उनमें से 5th शेड्यूल के अंदर
शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जिक्र मिलता है, आदिवासी लोगों के अधिकारों का जिक्र मिलता है। भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है, जैसे कि पंजाब, ठीक है, जैसे कि पौंडीचेरी, जैसे कि हरियाणा, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि चंडीगढ़। ये कुछ ऐसी यूटीज और स्टेट्स हैं जहां पर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन नहीं होती, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप एक और चीज याद रखेंगे, वो चीज क्या याद रखेंगे, एक अवार्ड होता है जिस अवार्ड को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्कॉच डिजिटल अवार्ड, स्काउच डिजिटल अवार्ड, स्काउच डिजिटल अवार्ड 2020। स्काउट डिजिटल अवार्ड 2020 दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। अब ध्यान से समझना कि स्काउट डिजिटल अवार्ड होता क्या है। ये 2003 में शुरू किया गया था एक प्राइवेट संस्था के द्वारा। ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई मंत्रालय जो इंडिया के बेनिफिट्स के लिए काम करता है, भारत को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, उस मंत्रालय, उस संस्था और उस हस्ती को यह अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 का अवार्ड इन टर्म ऑफ स्काउट डिजिटल अवार्ड जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है। ये बात भी प्यारे बच्चों आपको याद रखनी है। क्लियर? ओके, अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स हैं जो आजादी से पहले ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोगों के द्वारा चलाई गई। इनका ईयर पूछ लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है द मुंडा अपराइजिंग। द मुंडा अपराइजिंग, मुंडा जो है एक आदिवासी कबीले का नाम है। ये फ्रीडम मूवमेंट चली 1899 से लेकर 9900 तक, लगभग एक साल तक ये मूवमेंट चली। सेकंड सुपर इंपॉर्टेंट द सेंथल रेबेलियन, यानी कि सेंथलों के द्वारा किया गया विद्रोह 1855 से 1856 तक। नेक्स्ट है रामोसी अपराइजिंग, ये चला 1822 से 1829 तक। ये तीन तो प्यारे बच्चों आपको हर हाल में याद रखनी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो एक याद रखना द बस्तर रिबेलियन। वैसे मैंने आपको पूरी जानकारी, ये पूरी सारी फ्रीडम मूवमेंट्स दे दी हैं जो ट्राइबल्स के द्वारा चलाई गई, लेकिन ये चार तो परमानेंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसके अलावा प्यारे बच्चों कुछ मैं आपको ट्राइबल्स जो हैं आदिवासी कबीलों के नाम बताता हूं। हमारे पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, एक तरफ ट्राइब दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा लोकेशन, ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है। जैसे टोडास है, ये बहुत पूछते हैं कि टोडास ट्राइब जो है ये कहां पाया जाता है। ये पाया जाता है प्यारे बच्चों तमिलनाडु के अंदर, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेंथल्स है, ठीक है, सेंथल्स है जिसके बारे में अभी हमने बात करी, सेंथल्स रिबेलियन, ये बेसिकली ज्यादातर पाया जाता है झारखंड के अंदर। आज के समय की बात कर रहा हूं, झारखंड के अंदर। क्लियर होगी बात? इसके अलावा एक है बील्स या फिर एक है गोंड्स, GONDS, गोंड्स, बील्स एंड गोंड्स। ये दोनों ज्यादातर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, और स्टेट्स में पाए जाते हैं लेकिन ज्यादातर इनमें पाए जाते हैं। क्लियर? एक है कुकी, KUKI कुकी, और एक है गारो, GARO गारो। ये नागालैंड के अंदर है, दे बोथ आर इन नागालैंड। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, एक है शॉपमैन, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं, SHOMPENS, शॉपमैन्स। ये पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ है जैसे कि एबहर्स हो गया, ABHORS एबहर्स। एक हो गया आपके पास वांगचू, ये भी पूछते हैं पेपर के अंदर। और एक आपके पास हो गया SINGPHO, शिंगपो। ये तीन जो है ये तीनों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो ये वाले जो राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, ज्यादातर चाइना के बॉर्डर के साथ लगते हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, उनमें ये तीन पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, लास्ट न्यूज जो ट्राइबल अफेयर मंत्रालय से जुड़ी हुई है, पिछले लगभग एक महीने की सारी न्यूज हमने एक ही जगह पर कवर कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से जुड़ी हुई स्काउच अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और इन्होंने 9 म्यूजियम के बारे में बताया है हमें। अभी 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया गया था,
क्लियर। आखिरी चीज आपको याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है गोल। गोल क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जिसकी एब्रीवेशन है गोइंग ऑनलाइन, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, एज अ लीडर, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा कि जो हमारा ट्राइबल यूथ है, यानी कि जो आदिवासी यूथ है, ठीक है, जो हमारा ट्राइबल यूथ है या जो आदिवासी यूथ है, उसे उसके अंदर मेंटोरशिप कैसे पैदा की जा सके डिजिटली, मेंटोरशिप यानी कि लीडर क्वालिटी कैसे पैदा की जा सके डिजिटली, उसके लिए इन्होंने ये एक इनिशिएटिव चलाया, दैट इज कॉल्ड गोल। क्लियर होगी प्यारे बच्चों? ये हमारी आज की पहली डिटेल्ड न्यूज थी, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं जो आप मुझे बताएंगे। हमारी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में तो रिजर्वेशन नहीं होती, लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लोगों को रिजर्वेशन दी जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों लिख के बताएंगे कि लोकसभा के अंदर कितनी ऐसी सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड करी गई हैं। हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी पीपल। क्लियर हो क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अगली हमारी जो आज की न्यूज है प्यारे बच्चों, वो जुड़ी हुई है गृह मंत्रालय से। यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर द एक्सीलेंसी इन्वेस्टिगेशन 2020। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मेडल्स फॉर द एक्सीलेंसी इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए, मेडल फॉर द एक्सीलेंसी इन्वेस्टिगेशन 2018 में शुरू किया गया था बाय द होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय के द्वारा। अब ये करता क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड रिकॉग्नाइज सच एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब हमारे यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे कोई सीबीआई में है, ठीक है, या कोई क्राइम ब्रांच में है, या कोई पुलिस में है, या कोई सिविल में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं जो किसी स्टेट के अंदर, किसी यूटी के अंदर, भारत के अलग अलग हिस्सों में, डिपार्टमेंट के अंदर किसी ना किसी चीज के क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दैट इज नोन एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। क्लियर? तो उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए और उनके अंदर एक हाई प्रोफेशनल की जो है जिज्ञासा जगाने के लिए 2018 में एक मेडल की शुरुआत करी गई थी, दैट इज नोन एज द मेडल्स फॉर द एक्सीलेंसी इन्वेस्टिगेशन। क्लियर होगी बात? और ये इस साल भारत के लगभग 121 पुलिस पर्सनल यानी कि 121 पुलिस वालों को दिया गया है ऑल ओवर द भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। क्लियर होगी बात? द अवार्ड फॉर द यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर द एक्सीलेंसी इन इन्वेस्टिगेशन सीक्स टू इनकरेज हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, ठीक है, एंड टू रिकॉग्नाइज सच एक्सीलेंसी इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन 121 में से याद रखना प्यारे बच्चों 21 वुमेन्स है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं। जैसे इन टोटल 121 में से सबसे ज्यादा जो पर्सोनल्स हैं यानी कि पीपल्स हैं पुलिस के, वो 15 सीबीआई में से है। 15 आर फ्रॉम सीबीआई, 10 फ्रॉम द मध्य प्रदेश, सिमिलरली 10 फ्रॉम द महाराष्ट्र पुलिस, 8 फ्रॉम द यूपी पुलिस, 7 फ्रॉम द केरला पुलिस एंड 7 फ्रॉम द वेस्ट बंगाल पुलिस। ये मोटा मोटा आपको याद रखना है कि टोटल 121 पुलिस वालों को मेडल फॉर द एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 21 हमारी वुमेन ऑफिसर्स हैं। और सबसे ज्यादा अवार्ड ये सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने जीता है। ये बात आपको प्यारे बच्चों हर हाल में याद रखनी है। नेक्स्ट, ये वाली जो न्यूज है ये आपको किसी भी एग्जाम में मिलेगी, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा आपको पेपर में। मुंबई जो है भारत का पहला ऐसा सिटी बना है जिसने फीमेल का आइकन लगाया है ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर। क्लियर? देखिए, जब भी आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, जब वहां पे रेड लाइट या ग्रीन लाइट होती है, तो ज्यादातर वहां पर आपको मेल का आइकन मिलता है, एक पुरुष का आइकन मिलता है। लेकिन मुंबई भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर फीमेल आइकन लगाया है। यहां पर आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया to use a female icon on their traffic signal, that is called Mumbai. Very very important. Mumbai's Dadar
has become the first city in India to have women symbol on traffic signal and signature. Clear? Very very important. मुंबई के दादर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखना, ये क्यों लगाया गया, एक तरीके से वुमेन इंपावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में जो इंपावरमेंट की कमी है उसे बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो कमी कम हो सके, महिला सशक्तिकरण किया जा सके। महाराष्ट्र के जो सीएम है, मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं इसे, महाराष्ट्र की कैपिटल है और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं प्यारे बच्चों से। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो है उद्धव ठाकरे, ठीक है, उद्धव ठाकरे शिवसेना से आते हैं ये। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपको पता होगा हमारी जो पार्लियामेंट है, इंडिया की जो संसद है, उसके मुख्यतः तौर पर दो हिस्से होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। क्लियर? अब लोकसभा के अंदर एक न्यू कोर्स लॉन्च किया गया है कि अगर कोई फ्रेंच सीखना चाहता है तो वो लोकसभा के अंदर रजिस्टर्ड करा सकता है। अब ये जो फ्रेंच कोर्स है ये सिविल्स के लिए यानी कि पब्लिक के लिए नहीं है, लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या फिर लोकसभा के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं या उनके अंदर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि ऑफिशियल्स के लिए लोकसभा के अंदर एक फ्रेंच कोर्स शुरू किया गया है, फ्रेंच भाषा को सीखने का एक कोर्स शुरू किया गया है। अब ध्यान से समझिए, लोकसभा लॉन्च कोर्स इन फ्रेंच, द लोकसभा हैज लॉन्च्ड अ beginner level course in French for the officials and the staff of the Lok Sabha Secretariat at the Parliament House। ठीक है, अब याद रखना लोकसभा की जो अध्यक्षता है, लोकसभा के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं स्पीकर। इस समय जो लोकसभा के स्पीकर है वो है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला का मानना है कि अगर आपके यहाँ लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से समझी जा सकती है तो आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, विश्व राजनीति के ऊपर अच्छी पकड़ रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, इसके अलावा बहुत सारी और आपको चीजें हैं जो लोकसभा के बारे में याद रखनी है। नंबर 1, लोकसभा से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, लोकसभा जिसे हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, नोन एज हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि आम आदमी का घर, या फिर जिसे लोअर हाउस भी बोल दिया जाता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा की जो अध्यक्षता है यानी कि जो मुखिया है वो स्पीकर होते हैं और इस समय लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो है ओम बिरला। क्लियर होगी बात? बीजेपी से आते हैं ये। नेक्स्ट, अब कुछ भारतीय संविधान के आर्टिकल्स जिसको सरल भाषा में बोलते हैं अनुच्छेद, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं प्यारे बच्चों जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला अनुच्छेद याद रखना है आर्टिकल 79। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है वो कंसिस्ट यानी कि बनी होती है 3 हिस्सों से मिलके, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ये को आर्टिकल बहुत पूछते हैं कि भारत का जो पार्लियामेंट है इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत की संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के महोदय तीनों के मिश्रण से बनी हुई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 81। ये वो सारे अनुच्छेद प्यारे बच्चों में आपको लिखवा रहा हूं जो भारतीय संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 81 क्या कहता है? आर्टिकल 81 बताता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की लोकसभा के अंदर कितनी कंपोजिशन है, कितनी सीट्स है, किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 110 इट टॉक्स अबाउट द मनी बिल, वित्तीय बिल, मनी बिल के बारे में बताता है। और अगर आप इंडियन पॉलिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप याद रखेंगे कि लोकसभा की जो स्पेशल पावर है, लोकसभा की जो मुख्य शक्ति है, स्पेशल पावर है, उसमें एक पावर मनी बिल होता है। ठीक है, तो मनी बिल का आर्टिकल है 110। नेक्स्ट आर्टिकल 75, सुपर इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
collectively responsible to the लोकसभा। बस ये याद रखिए, आर्टिकल 75 से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से जीत के आते हैं। चुनाव क्षेत्र, अब चुनाव क्षेत्र दो तरीके का होता है, एक एरिया वाइज सबसे बड़ा छोटा, और एक मतदाता यानी कि जहां पर वोटर्स सबसे ज्यादा है। अगर पूछे लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है एरिया वाइज, तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र एरिया वाइज है लद्दाख। और अगर पूछे लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र वोटर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स होते हैं, वो होता है मल्काजगिरी। मल्काजगिरी आपको मिलेगा तेलंगाना राज्य के अंदर। क्लियर? ये दो बातें एक्स्ट्रा याद रख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश को हाल ही में लोन मिला है 3.1 बिलियन यूएस डॉलर का जापान की तरफ से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में बांग्लादेश को मिलने वाला सबसे बड़ा लोन है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश टू गेट लार्जेस्ट एवर $3.1 बिलियन लोन पैकेज फ्रॉम द जापान। 3.1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया जा रहा है जापान की तरफ से, जो बांग्लादेश की हिस्ट्री का प्यारे बच्चों सबसे बड़ा लोन है। यह लोन दिया जा रहा है जापान की तरफ से बांग्लादेश के अंदर जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, यानी कि जो विकास के काम रुके हुए हैं, कंस्ट्रक्शंस के काम रुके हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा प्यारे बच्चों, हाल ही में बांग्लादेश को अपने इतिहास का सबसे बड़ा लोन दिया गया है फॉर द ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, विकास कार्यों को पूरा करने के लिए। ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया है? जापान। याद रहे जापान के जो मुखिया है वो है शिंजो एबे। जापान की कैपिटल है प्यारे बच्चों टोक्यो, जो दुनिया की सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी में से एक है। और यहां की जो करेंसी है वो है येन, YEN, येन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, येन जो है वैसे SDR में आती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में आती है IMF के। ठीक है, ये कभी फिर बताएंगे इसके बारे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग क्या करती है? दुनिया के सबसे जो अमीर लोग होते हैं, कंट्री होती हैं या सिटीज होती हैं, उनके ऊपर इंडेक्स निकालती है कि दुनिया की सबसे अमीर सिटी कौन सी है, अमीर संस्था कौन सी है, अमीर कंपनी कौन सी है, सबसे महंगी सिटी टू स्टे कौन सी है, या ऐसी कोई सिटी जहां पर सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है, इस तरीके से। तो इस बार ब्लूमबर्ग ने इंडेक्स निकाला है रिचेस्ट पर्संस का, और ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जो है दुनिया के 4th रिचेस्ट मैन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग इंडेक्स, which of India's business tycoon is the 4th richest man in the world? That is मुकेश अंबानी। हाल ही में ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अंदर भारत के किस बिजनेस टाइकून को दुनिया का 4th रिचेस्ट मैन बताया गया है? तो वो है प्यारे बच्चों मुकेश अंबानी। क्लियर? इसमें बताया गया है कि मुकेश अंबानी से पहले नंबर 1 पे है जेफ बेजोस। ये जेफ बेजोस जो है अमेज़न के फाउंडर हैं। सेकंड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, दैट इज और बिल गेट्स। और नंबर 3 पे है फेसबुक के को फाउंडर मार्क ज़करबर्ग। क्लियर? और नंबर 4 पे है हमारे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का जो टोटल वॉर्थ यानी कि टोटल जो इनका टोटल इनकम है वो है 80 बिलियन यूएस डॉलर, और अगर इसे रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी के वो मालिक है। ये याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके,
केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, ठीक है। ये कमेटी बनाई गई है फॉर द प्रोक्यूरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी का नाम है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेशनल यानी कि राष्ट्र के वो लोग जो एक्सपर्ट हैं, जो कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रबंधकीय काम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं। और इस कमेटी की जो हेड है वो है डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर वीके पॉल प्यारे बच्चों कौन है? ये नीति आयोग के, भारत की एक थिंक टैंक बॉडी है नीति आयोग, उसके एक मेंबर है। क्लियर? अब ये कमेटी क्या करेगी? वैक्सीन भारत में कब आएगी, अगर वैक्सीन भारत में जब आ गई, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कदम उठाने हैं ताकि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द आ सके, उसकी सप्लाई कैसे होगी, या फिर उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, तो वो इस कमेटी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन, जिसके मुखिया कौन है? डॉक्टर वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के एक सदस्य हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। एरोस्पेस का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो स्पेस से जुड़े हुए, जैसे कि कोई रॉकेट हुआ, ठीक है, या फिर ऐसे प्रोग्राम से जुड़ी हुई होती है, उसे एरोस्पेस बोलते हैं। भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है एरोस्पेस से जुड़ी हुई, दैट इज कॉल्ड स्काई रूट एरोस्पेस। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी कौन सी है? स्काई रूट। स्काई रूट ने भारत के एक फिजिशियन हुए हैं, बहुत बड़े फिजिशियन हुए हैं, जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। और इन्हीं के 28 फरवरी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, इन्हीं से जुड़ा हुआ। इनके नाम पर भारत का पहला 3D लिक्विड इंजन जो है, लिक्विड रॉकेट लॉन्च किया है। भारत का पहला 3D लिक्विड रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम होगा रमन। ध्यान से समझिए, भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी दैट इज कॉल्ड स्काई रूट ने सीवी रमन के नाम पर एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है दैट इज रमन। और ये भारत का पहला 100% 3D लिक्विड रॉकेट है। क्लियर होगी बात? सीवी रमन, जिनसे रिलेटेड 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।